नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और खबर दिखाने से पहले बता देता हूं कि शुद्ध खतियानी हूं। तो खैर, क्यों ऐसा बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि झारखंड में अब खबर देखने के पीछे का मकसद, जो चश्मा है, वो इस चश्मे से देखा जाता है कि खबर दिखाने वाला कौन है। बहरहाल, ईडी का एक्शन हुआ धनबाद में, आपको पता है। लेकिन इस ईडी के एक्शन की बहुत सारी कहानियां आपको नहीं पता है और उन्हीं कहानियों को आपको मैं बताना चाहता हूं। ये कहानी शुरू होती है तब जब संजीव कुमार, जो धनबाद के एसएसपी रह चुके हैं, वो बाघमारा के एसडीपीओ थे और उस समय डुल्लू महतो बाघमारा के विधायक थे। डुल्लू महतो उस समय कोयला के जो कारोबार है उसमें उनका उदय हो रहा था। डुल्लू महतो का इतिहास एक सामान्य कोयला मजदूर से लेकर के और उसके बाद विधायक और अब सांसद तक का सफर जो है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसलिए क्योंकि डुल्लू महतो एक ऐसे इलाके से जीत करके आए जिस इलाके में तूती बोलती थी सिंह, पांडे, मिश्रा, श्रीवास्तव। जी हाँ, जिस इलाके से, यानी धनबाद के इलाके में, खास करके झरिया, बाघमारा, धनबाद का ये जो इलाका है, इन इलाके में अगर कोयले का कारोबार चलेगा, यानी अगर पहलवान रखे जाएंगे तो उनके टाइटल सिंह ही होंगे। कोयले के धंधे में अगर कोई उतरेगा तो वो सिंह ही होगा और उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बलिया से ही रहेगा, और नहीं तो वो बलिया वालों के करीब का होगा, तभी वो कोयले के धंधे में रह पाएगा, वरना उसका मर्डर हो जाएगा। लेकिन इसी कोयले के कारोबार में फिर एक ताजा हवा के झोंके की तरह आता है डुल्लू महतो। जी हाँ, हालांकि ये अपना नाम महतो लिखता है लेकिन जाति से ये तेली था, ओबीसी। डुल्लू महतो ने इस सिंह साम्राज्य को चुनौती दी, एक सामान्य मजदूर से। उसके बाद डुल्लू महतो ने एक टाइगर फोर्स बनाई और ये जो टाइगर फोर्स थी डुल्लू महतो की, इस टाइगर फोर्स ने स्थानीय युवाओं को कोयले के धंधे से जोड़ना शुरू किया, स्थानीय युवाओं के लिए आवाज उठाने लगा। और तो और खदानों में जो मजदूर मरते थे उनके लिए भी हिसाब किताब, उनके लिए मुआवजा, यहीं से डुल्लू महतो शुरू हुआ और बहुत एग्रेसिव एक नेता के रूप में वो आ गए। डुल्लू महतो एक ऐसे नेता थे जो कि हर घर में एक युवाओं को अपने साथ जोड़ता था। उस समय ग्राम सुरक्षा दल वगैरह हुआ करते थे, वो सब भी डुल्लू महतो को अपना नेता मान चुके थे। अब डुल्लू महतो कोयले के धंधे में आ गए, कहीं भी लोडिंग वोडिंग होती थी तो वो ये जो टाइगर फोर्स जो भी था, टाइगर दल जो था, तो उस वो अपना हिसाब लेता था। जैसे सिंह टाइटल वाले लेते थे तो वैसे ही ये लोग भी लेते थे। मतलब ऐसा हो गया कि बाघमारा में कोयले का धंधा करना है तो फिर आपको डुल्लू महतो को भरोसे में जरूर रखना पड़ेगा, या फिर डुल्लू महतो के छत्र छाया में ही उधर चलेगा। अब आगे निकलते हैं। डुल्लू महतो अब मजबूत हो चुके थे, बाघमारा के विधायक भी बन चुके थे और उसी समय जो बाघमारा के एसडीपीओ के रूप में संजीव कुमार आते हैं। अब डुल्लू महतो पर आरोप तो हमेशा लगते रहते हैं। एक ऐसे ही आरोप में डुल्लू महतो और संजीव सिंह के बीच में अदावत हो जाती है, कॉलर पकड़ने तक की नौबत आ जाती है। अब कहानी पहुंचते हैं हेमंत सोरेन के सरकार में। डुल्लू महतो नो डाउट बहुत पावरफुल हो चुके थे। कोयले के धंधे में अगर किसी का वर्चस्व था तो एक तरफ तो जो सिंह विंग है उनका तो चल ही रहा था, बलिया वालों का, लेकिन साथ में बाघमारा इलाके में और धनबाद के कुछ इलाकों में डुल्लू महतो का अपना वर्चस्व था। और डुल्लू महतो ने इस वर्चस्व को, जो सिंह वाली वर्चस्व के थे, उसको चुनौती भी दे दी थी। अब हेमंत सोरेन को सरकार चलाना था तो धनबाद में एक ऐसा एसएसपी चाहिए था जो डुल्लू महतो को भी काबू में रखे और साथ ही जो बाकी चीजें उसको भी आगे बढ़ाए। तो ऐसे में डुल्लू महतो को काबू करने के लिए धनबाद में एक एसएसपी बनाए गए जिनका नाम था संजीव कुमार। जी हाँ, संजीव कुमार की पुरानी अदावत भी थी और संजीव कुमार भी ठीक डुल्लू महतो के ही तर्ज पर चले। संजीव कुमार बहुत मिलनसार थे, धनबाद के लोगों के लिए सर्वसुलभ थे, कोई भी जाता था वो जाकर के मिल लेता था। संजीव कुमार जब एसएसपी रहे तो उनके ऊपर यह आरोप लगा कि कोयले के धंधे को संजीव कुमार ने बहुत आगे बढ़ा दिया। मतलब यूं कर दिया कि संजीव कुमार जब एसएसपी थे, चूंकि ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची जिस याचिका में यह कहा गया कि संजीव कुमार ने कोयले का बहुत कारोबार किया, वहां करवाया वहां पर और तमाम चीजें। और इसी दौरान कुछ लोग जो है वो
करोड़पति अरबपति बन गए, जिसमें से एक नाम है कोयले का बहुत माना हुआ व्यवसायी है, उनका नाम है अनिल गोयल। साथ ही संजीव सिंह के कार्यकाल में एक और आदमी जो बहुत मजबूत हुआ, उसका नाम था एलबी सिंह, लाल बाबू सिंह। लाल बाबू सिंह देवप्रभा एटी आउटसोर्सिंग चलाते हैं, एटी देवप्रभा के नाम से, कुंभनाथ सिंह, लाल बाबू सिंह, ये लोग। तो ये जो सिंह नाम है, चूंकि इनका बीजेपी से भी ताल्लुक रहा था और इन लोगों ने खूब पैसे चलाए। अब सवाल ये उठता है कि ईडी का एक्शन बीजेपी का जो कभी काफी अच्छा नेता रहा था बीजेपी का, उसके यहां पर कैसे पड़ गया। तो देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और वही यहां पर कैसे हुआ आप समझिए। खबर आई कि एलबी सिंह ने कुत्ता छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, ठिकाना छोड़ दिया, किसी ने देखा ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। एलबी सिंह कोयले के माने हुए खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक समय ऐसा था कि हर तीसरी चौथी गाड़ी में से एक गाड़ी जो है वो एलबी सिंह की चलती थी। आप समझिए कि कोयले का सिंडिकेट चलता कैसे। कोयले का सिंडिकेट में 3-4 तरह की चीजें होती है। एक तो होता है जो डीओ लेता है, तो वो डीओ जो लेता है वो तो अपना काम करता है। अब कोयले के धंधे में एक होता है जो अवैध मुहाने होते हैं, वहां से कोयला चोरी होती है। और एक होता है कि जो सीसीएल की जो माइंस है वहां से ओवरलोडिंग के मामले से निकलता है। तो वहां इन जो अवैध माइंस होती है, यहाँ से मोटरसाइकिल से कोयला निकाल करके एक जो डिपो, जिसको कहते हैं, डिपो में जमा किया जाता है। डिपो से फिर जीएसटी वीएसटी का कागज बनता है, फर्जी जीएसटी बनती है। तो ये जीएसटी का एक सिंडिकेट है, कोयला निकालने का एक सिंडिकेट है, और फिर कोयला ट्रांसपोर्टिंग का एक सिंडिकेट है। ठीक है, आउटसोर्सिंग की मिली भगत से ही ये होता है। किसी आउटसोर्सिंग को जिम्मा मिला कि तुम कोयला निकालो, तो वो कोयला निकाला, मान लीजिए कि 100 टन, एक फॉर एन एग्जांपल में बोल रहा हूं, 100 टन निकाला, उसको परमिशन है 100 टन निकालने की, वो 400 टन निकालता है। 100 टन वैध और 300 टन अवैध। 300 टन जो है वो मोटरसाइकिल के सहारे निकल करके डिपो में जाता है, डिपो से फर्जी जीएसटी बन करके और ट्रांसपोर्ट करके वो बिहार बनारस की मंडियों में चला जाता है। ये पूरा सिंडिकेट है। ऐसे ही ये सिंडिकेट चलता है। इसमें जीएसटी कागज बनाने वाला सिंडिकेट एक होता है, एक ट्रांसपोर्टिंग का जो सिंडिकेट होता है वो एक सिंडिकेट होता है, कोयला निकालने का जो सिंडिकेट होता है वो एक होता है। तो बहरहाल हमारे इसमें लाल बाबू सिंह, अनिल गोयल, ये लोग मास्टरमाइंड हैं इन सबके। बहरहाल ठीक है, ईडी अपना काम कर रही है। बंगाल में चुनाव होने, पिछली बार बंगाल में चुनाव हुआ था, तो याद कीजिए कि ईडी का छापा अनूप मांझी उर्फ लाला, जिसका कोयले का धंधा निरसा विरसा इन सब इलाकों में अच्छा खासा चलता था, और कहा जाता था कि भाई ममता बनर्जी का काफी करीबी है अनूप मांझी उर्फ लाला। तो अनूप मांझी के ऊपर पड़ा था, अनूप मांझी जेल गया था। इस बार विनोद महतो और फलाना ठिकाना निरसा में पड़ा, मतलब ये भी तृणमूल के काफी करीबी बनाए जाते हैं, इसीलिए धनबाद और कलकत्ता सब जगह पर छापा पड़ा। इस छापे की कहानी कब लिखी गई मैं आपको बता देता हूं। अनूप सिंह की जैसा ही धनबाद में वर्चस्व बढ़ना शुरू, ढुल्लू महतो का वैसे ही वर्चस्व घटना शुरू। कहा जाता है कि बीच में कुछ दिन ऐसा आया था जब अनूप सिंह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में कुछ दूरियां हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इन दूरियों को नजदीकियों में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो कोयलांचल में कोयले का धंधा है, खास करके बोकारो और उसके बाद अब धनबाद में, अनूप सिंह का हस्तक्षेप अब तक बोकारो बेरमो इन इलाकों में तो था, लेकिन अब अनूप सिंह का हस्तक्षेप धनबाद में बढ़ने लगा, और इतना बढ़ने लगा कि उनकी पत्नी न सिर्फ ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, अब तो उन्होंने धनबाद में ही अपना घर ही बसा लिया है कि अनुपमा सिंह अब धनबाद में ही रहती है। तो कुल मिलाकर के ढुल्लू महतो को यह हस्तक्षेप कतई कबूल नहीं था। ढुल्लू महतो ने पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब इसकी कहानी देखिए कैसे शुरू होती है। याद कीजिए, खीरू महतो ने एक चिट्ठी लिखी थी पीएम मोदी को। इस चिट्ठी में उन्होंने धनबाद में कोयला चोरी, रामगढ़ में कोयला चोरी और हजारीबाग में कोयला चोरी का जिक्र किया था, याद है अब? बस इसकी कहानी वहीं से लिखी गई। खीरू महतो चिट्ठी लिखते हैं, ढुल्लू महतो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनूप सिंह को वो चेतावनी भी देते हैं, और उसके बाद अब जो है ईडी का एक्शन होता है। ईडी का एक्शन लाल बाबू सिंह पर सिर्फ दिखावे का एक्शन होता है। ईडी इस मान करके चलिए कि इस मामले में कुछ भी नहीं करेगी। ईडी का निशाना तो कुछ और था, और ये भी मान करके चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में और आपको रामगढ़ और हजारीबाग के कई लोगों पर ईडी का छापा जबरदस्त देखने को मिलेगा। लिख करके ले लीजिए, क्योंकि खीरू महतो की उस चिट्ठी में बाकायदा रामगढ़ और हजारीबाग का भी
जिक्र था। और साथ ही साथ आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको और बता देता हूं, लातेहार में भी ईडी का छापा आपको देखने को मिलेगा, और लातेहार में एक पार्टी विशेष के जिलाध्यक्ष के यहां भी जो है ईडी का छापा देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के निशाना जो है वो इनडायरेक्टली अनूप सिंह को कंट्रोल करना है, और सिर्फ अनूप सिंह को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद के कोयला व्यवसायी में, क्योंकि अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो बिल्कुल जीरो हो चुका है कोयले के धंधे में। तो ऐसी स्थिति में कोयले के धंधे में बीजेपी, आजसू जो भी विपक्षी दल है, जेडीयू, जितने भी, क्योंकि देखिए भैया, राजनीति तो पैसे से ही चलती है, और पैसा आएगा अवैध कामों से ही, चाहे कोयला से है, चाहे बालू से है, चाहे जो भी पार्टी हो, उसको तो फंडिंग की जरूरत है। और फंडिंग आएगा कहां से? अभिषेक भारती तो फंडिंग दे नहीं पाएंगे, अभिषेक भारती के पास तो खुद खाने का पैसा नहीं है, तो फंडिंग देंगे कौन? फंडिंग देते हैं यही कोयला, बालू, जानवर माफ कीजिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, यही लोग देते हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी के पीछे यही कहानी है, ईडी के इस पूरे एक्शन के पीछे, कि कुछ लोगों के ऊपर ये सिर्फ दिखावे का छापा है, और कुछ लोगों का, चूंकि लाल बाबू सिंह का ये जो कुत्ते वाली स्टोरी है, छापा तो और भी पड़ा, अनिल गोयल के यहाँ पड़ा, बाकी के यहाँ पड़ा, फलाना के यहाँ, ठिकाने के यहाँ पड़ा, लेकिन चूंकि लाल बाबू का ताल्लुक बीजेपी से है, तो फोकस की बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, तो ईडी सब जगह छापा मारती है। ठीक है, तो इसकी इनसाइड स्टोरी यही है, निशाना अनूप सिंह को कंट्रोल में करना है, और इस पूरे छापे के पीछे कहीं ना कहीं कोयले का वर्चस्व है। और बाकी रामगढ़ और हजारीबाग के मेरे कोयला व्यवसायियों, कोयला चोरों, लंगोट टाइट बांधना, ईडी पहुंच सकती है कभी भी, और हाँ, लातेहार वालों भी। नमस्कार, जोहार।